गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं या पौधे होते हैं वो सभी जो होती हैं एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनके सभी कार्यों को कौन करता है? उनकी कोशिकाएं करती हैं। यदि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा, तो अमीबा को यदि हम देखेंगे तो अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकी यूनिसेल्युलर होता है। अब इसमें क्या होता है? अमीबा में यदि कोई गति होगी, वो चलेगा, उसको भोजन लेना है, कोई गैस एक्सचेंज करना है या उत्सर्जन क्रिया करना है ना, भोज्य पदार्थों को अंदर लेना है, उसको पचाना है और पचाने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ निकलेंगे उसको बाहर निकालना है। तो ये सारी प्रोसेस, चूंकि एक कोशिकीय प्राणी होता है अमीबा, है ना, तो सारे कार्यों को कौन करता है? अमीबा की कोशिका, जिससे वह बना होता है। हम यदि बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों जैसे हम हैं तो हमें लाखों कोशिकाएं होती है और ये सारी कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनी होती है ना। कुछ भी काम करना होता अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं में विभिन्न समूह का द्वारा किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक काम, किसी काम को करना है तो कोशिकाएं क्या करती है? समूह के रूप में हो जाती है ना, और वो उस विशिष्ट कार्य को संपादित करती हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कई कोशिकाएं मिलकर उस कार्य को संपन्न करती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे पेशी कोशिका, पेशी कोशिका कहाँ होती है? हमारी पूरी बॉडी में होती है, लेकिन विशेष जो अंग होते हैं जिन्हें हमें हिलाना डुलाना पड़ता है, जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट है ना, ये सब जो कोशिकाएं होती है तो इनमें क्या होता है? गति होती है। ये देखिए मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये पेशियां क्या करती हैं? इनकी जो कोशिकाएं होती है पहले फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर ही तो मूवमेंट होगा। और मूवमेंट किस में होगा? फिर इनके द्वारा, पेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों में होगा, तभी तो हम दौड़ लगा सकते हैं या चल सकते हैं। अब इसके अलावा तंत्रिका कोशिकाएं भी होती है जो संदेशों की वाहक होती हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई छोटी सी पिन भी लग जाती है या कांटा चुभ जाता है तो तुरंत हमें दर्द की अनुभूति होती है कि अरे भाई दर्द हो रहा है, कांटा लग गया। तो कौन इस सूचना को पहुंचाता है? तो उसके लिए हमारी बॉडी में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। फिर इसके अलावा हमारे रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन भी बनते हैं। तो उन सब हार्मोन्स का और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, खाना खाते हैं उसके बाद में हमारी बॉडी में बहुत सारे वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं ना, भोजन के द्वारा हमारी बॉडी में जाते हैं। इनको वर्ज्य पदार्थों को बॉडी से अलग करना होता है। तो ये सब कौन करता है? यही कोशिकाएं के जो मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतक के बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है ना, तो अंग तंत्र ही शरीर को बनाता है। तो ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ये सामूहिक रूप से मिलती है। अब यदि हम पौधों की बात करें तो पौधों में वाहक नलियों से ये संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन का निर्माण करती है। अब वो भोजन बनेगा तो उसके पूरे पौधे में सप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कौन करेगा? तो उसके लिए जो कोशिकाएं होती है वो कैसी बन जाती है? नलिकाओं के रूप में। फिर कई कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती है, सदैव एक समूह में रहती है। निश्चित कार्य के लिए निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं, है ना। इसकी एक और परिभाषा ये हो सकती है कि एक जैसे कार्य करने वाले विशिष्ट कोशिकाओं की जो समूह होती है, जिनकी रचना उत्पत्ति एक समान होती है, वह ऊतक कहलाते हैं। जो कोशिकाओं की रचना भी एक जैसी होती है, उनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है और किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए वो समूह के रूप में रहती है, तो ऐसी कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अगर ऊतक होंगे तो अधिक दक्षता के साथ वो काम कर सकते हैं। जैसे रक्त है, फ्लोएम है, पेशी, ऊतक इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे मन में उठेगा। हमने ऊतक तो देख लिया कि ऊतक सभी काम को कर रहे हैं, तो क्या पौधों और जंतु में एक ही तरह के ऊतक से बने हुए हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है ना। पेड़ों की संरचना आप देखते हैं कैसे होते हैं पेड़ पौधे, और यदि जीव जंतुओं को देखोगे तो जीव जंतु बिल्कुल उनसे अलग नजर आएंगे।
कैसे? पहला तो हम देख सकते हैं कि पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती, सिर्फ हवा के माध्यम से थोड़े से हिलते रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं। बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उनमें ऊतक होते हैं, उनमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उनको सहारा देते हैं। और ये कैसे होते हैं? इनमें से कई मृत होते हैं। आपने छाल देखी होगी ना पेड़ों के ऊपर जो लगी हुई होती है, कितनी हार्ड होती है, उसको बाहर निकाल दो तो इतना उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैसी हो जाते हैं, ऊतक डेड कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन क्या हमारी बॉडी में ऐसा होता है? नहीं। हम भोजन, साथी, आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगती है, क्योंकि पौधे तो गति करते नहीं लेकिन इंसान करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जीवित होते हैं। जंतु और पौधों में के बीच उनकी वृद्धि प्रतिरूप में भी भिन्नता होती है। देखे होंगे ना, इंसान एक हाइट तक पहुंचेगा, उस सीमित हाइट तक, उसके बाद में उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन पेड़ पौधों के देखो आप कितने लंबे लंबे होते, अंतर तो होता है दोनों में। पौधों की अब यहाँ पे देखेंगे कुछ क्षेत्रों तक सीमित होती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देख ली, होता क्या है कि पौधे के विशेष भागों में ही ग्रोथ होती है ना, हमारी होल बॉडी में ग्रोथ होती है, लेकिन उनके कुछ विशेष पर्टिकुलर, आगे अपन उसको भी समझेंगे, है ना। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतक, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो अपन इनका वर्गीकरण भी देखेंगे। कैसे? वृद्धि। अब देखो हम पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पौधों में यदि ग्रोथ होती है तो उसके लिए कौन, यहाँ पर ये वर्ड विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। वृद्धि, और वृद्धि किससे, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पौधों में वृद्धि होती है ना, या तो उसके तने में होगी या जड़ में होगी, तो वहां पर दोनों पोर्शन पे कौन सा ऊतक होता है? विभज्योतक ऊतक प्रेजेंट होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है यहाँ पर, स्थायी ऊतक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हमको अच्छे से समझना है। तो यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में कोशिका वृद्धि एक रूप से होती है। जंतु में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अब हम देखें तो अंग और अंग तंत्रों की संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में ज्यादा विशिष्ट और सीमित होता है। मतलब जो पौधों की संरचना है ना, अगर हम एनिमल की संरचना से कंपेयर करें तो एनिमल ज्यादा जटिल होते हैं, है ना। और यहाँ पर महत्वपूर्ण समूह में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को बताया गया है। भोजन की प्रक्रिया, संरचनात्मक संगठन यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बना है। एक और तो पौधा गतिहीन होता है और दूसरे यहाँ चलने के लिए, तो चलने के लिए अंग तंत्रों का विकास होते विभिन्न प्रकार से ये अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतु और पौधों में अब हम ऊतकों की अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है ना। ये विभाज्योतक ऊतक को समझाया गया है। आप लोग भी घर पे इसको करके देख सकते हैं। दो इस तरह की आप ये ले लीजिएगा जार, इसके अंदर आप क्या करिएगा, दोनों के अंदर आप अनियन या प्याज डाल दीजिएगा, इस तरह से पोजीशन कि उसकी जो जड़ें हैं पानी के अंदर डूबी रहें। अब थोड़े थोड़े दिन में यहाँ पर क्या होगा, इनमें जर्मिनेशन होगा, इनकी जड़ों में। हमने अभी बताया ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, विभज्योतक टिश्यू होते हैं, वो या तो तने के ऊपर होंगे या फिर जड़ों के बिल्कुल नीचे पॉइंट जो होती है ना, टिप होती है, रूट टिप, वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे तेजी से विभाजन होने लगता है। तो पहले अपन इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। अब इसमें क्या किया है, दोनों को ले लिया है और यहाँ पर ये वृद्धि करेंगी। जब पानी के अंदर डाल दिया जाएगा प्याज को तो इनकी जड़ों में वृद्धि होने लगेगी। अब इनको क्या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट डे कितनी ग्रोथ हुई, सेकेंड डे कितनी हुई, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो एक प्याज जो 2 लिए हैं उसमें से एक को क्या करेंगे, मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे, है ना। चौथे दिन हम क्या करेंगे, 2 जो जार हमने यहाँ लिए हैं इनमें से मान लो ये वाला तो नहीं करना है, इसको हम कट कर देंगे। अब क्या होगा, है ना। अब इसको फिर से हम वॉच करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है।
कौन सी मूल लंबी हो रही है, क्या हो रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कटिंग नहीं की है, वहां पर तो कॉफी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जिसमें हमने कट किया है उसमें ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके विभोजतक ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने वहां से हटा दिया है। तो पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसे विभाजित ऊतक में उनमें पाए जाने के कारण होता है, ऐसे ऊतक को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये किस भाग में स्थित होते हैं? तो यह शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतलविष्ट भागों में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्मेटिक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोजतक की तरह कार्य करती हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती हैं और इनमें गुणों में परिवर्तन होता है। अब देखो यहाँ पर ये देखिए एक चित्र को शो किया गया है ना, किसी पौधे में विभोजतक की स्थिति को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर का जो पॉइंट है, ये ऊपर का एपिकल बोलेंगे इसको, एपिकल यानी कि शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक या शीर्षस्थ विभोजतक, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा ये ऊतक, और ये तेजी से डिफरेंशिएट होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, तभी तो काफी ऊंचाई तक हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, जो चने होते हैं, चने के पौधे आप लोगों ने देखा होगा, उनमें उनको छोटी छोटी पत्तियों को पहले तोड़ लिया जाता है। आपको पता है क्यों तोड़ लिया जाता है उन छोटी छोटी पत्तियों की? जो चने का पौधा बोया जाता है, एक बीज बोया जाता है, फिर पौधा बनता है, फिर उसको थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसकी छोटी छोटी पत्तियों को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो साइड से काफी मात्रा में उसकी ब्रांचेस बन सके, है ना, क्योंकि जो उसका एपिकल है वो कट हो गया है, उसका मेरिस्मेटिक कट हो गया है, तो साइड से वो ब्रांचेस निकालेगा, और जो पौधा होगा वो बहुत घना होगा। जब पौधा घना होगा चने का, तो चने भी ज्यादा लगेंगे उसमें। और मान लो एक लंबा लंबा सा लग गया है, तो क्या होगा, लंबा पौधा लग गया है तो ऊपर ही बस 4-5 उसमें फलियां छोटी छोटी सी आ जाएगी, जिनको खोलेंगे तो 4-5 बीज ही निकलेंगे। इसीलिए उनको ऊपर से उसकी छटाई कर दी जाती है। तो ये हो गया आपका शीर्षस्थ विभोजतक। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों ने कभी तने को देखा होगा, तो उसमें छोटी छोटी सी ऐसी बीच बीच में से लाइनें होती है, जिन्हें हम नोड कहते हैं ना, पर्वसंधियां कहते हैं। तो ये जो होते हैं अंतलविष्ट विभोजतक टिश्यू जो होते हैं इंटरकैलारी मेरिस्मेटिक, वो इस नोड वाली जगह पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखेंगे, तो इन्हें पार्श्व या लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई में तो पौधा वृद्धि करेगा, साथ में मोटा भी तो होना है उसको, नहीं तो वो लंबा होने के बाद तो नीचे झुक जाएगा। तो उसकी इधर भी ग्रोथ होना है, इधर भी ग्रोथ होना है, तो ऊपर वाली ग्रोथ तो मेरिस्मेटिक करवा ही रहे हैं और साइड वाली भी करवाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रौढ़ शीर्ष विभोजतक जड़ और तनों वृद्धि वाले क्षेत्रों में होती है, इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। और तने की परिधि मूल में वृद्धि जो होती है वो पार्श्व विभोजतक कैम्बियम के कारण होती है। अब यहाँ पर इसके साथ ये नाम भी बहुत अच्छे से आप याद करना, ये जो लेटरल हमने पढ़े, पार्श्व विभोजतक पढ़े हैं, उसके साथ में किसका निर्माण होता है? कैम्बियम। पता है पेड़ पौधों की जो उम्र है उसको भी हम इसी के द्वारा काउंट कर सकते कि कितनी उसमें वलय रिंग बनी है। अब ये तो हो गया। विभोजतक ऊतक की कोशिकाएं जो होती है बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, बहुत एक्टिव होती है। इनके पास कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट इनमें केंद्रक होते हैं, लेकिन इनके पास रसधानी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनको तो क्या करना है? डिफरेंशिएट होना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है ना, फटाफट डिफरेंशिएट होना है, इसलिए इनमें ये नहीं प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक नाम से ही समझ में आ रहा है, परमानेंट टिश्यू जो उसमें विद्यमान रहेगा, है ना। अभी हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट में तो स्थायी टिश्यू की जरूरत है ही। तो जो हमारी कोशिकाएं बन गई है, हमने यहाँ पे कोशिकाएं विभिन्न डिफरेंशिएट करवा ली है ना, अलग अलग विभाजित हो चुकी। अब इनका एक विशिष्ट कार्य करती है, विभाजित होने की एक समय बाद ये शक्ति को खो देती है। इससे स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है और विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप या आकार ग्रहण कर लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। जो डिफरेंशिएट मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, विभेदीकरण, वो यही है ना। विभोजतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत हो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम एक सेक्शन भी ले सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक पौधे के तने को लीजिए और उसको हमको कट करना है। ये तना मीन्स आप ये मत समझिए कि बड़े पेड़ को ले लिया है ना,
सेक्शन कटिंग के लिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम पतली सी एक ट्विंग को लेते हैं, छोटी सी एक डंडी होती है, और ब्लेड की सहायता से फटाफट 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 पानी के अंदर करना पड़ता है इसको, है ना। ब्लेड लिया, एक पेट्री डिश लिया, उसमें उस तने को रखा और पतले 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 सेक्शंस काटे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही उसी तरह के सेक्शन है। इसमें 2 सेक्शन दिखाए हुए हैं। एक सेक्शन जो आप लोगों को नजर आ रहा है वो इस तरह का सेक्शन है ना। तो ये क्या है, इसका TS सेक्शन है, ये LS सेक्शन है। एक तो पौधे को हमने कैसे काटा है, ऐसे काटा है, तो इस तरह की रचना नजर आएगी, और एक लंबा से काटेंगे तो इस तरह की रचना नजर आएगी। तो अब हम इन चीजों को भी समझ लेते हैं। ये हमको तने के सेक्शंस समझ में आ जाएंगे तो टिश्यू चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखिए सबसे बाहर की एक लेयर होती है जिसे हम ये इस तरह से बाल नुमा रचनाएं दिख रही है ना, ये निकली हुई, ये ऐसे, इसे हम ट्राइकोम नाम से जानते हैं। ये वाली जो लेयर होगी ना, इसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये एपिडर्मिस है, इस वाले में भी, है ना। अब ये एपिडर्मिस के ऊपर जो ये लेयर नजर आ रही है, ये क्यूटिकल की परत होती है, ये इसे बाह्य आघातों से बचाकर रखती है। अब यहाँ पर इसमें एक ये म्यूसिलैगिनस कैनाल भी शो की हुई है। तो यहाँ पर ये वाली पोर्शन जो बाहर की ओर होती है ना, ये वाली, इसे एपिडर्मिस कहेंगे, इसमें भी ये शो है। इसके बाद वाली जो लेयर आती है, ये वाली जो लेयर है, इसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे। इसमें भी सेकंड लेयर जो इसके अंदर होगी ना एपिडर्मिस के बाद वाली, उसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे। हाँ, इसके बाद में ये जो बीच में भरे हुए हैं ना, ये इस तरह के टिश्यू नुमा, ये गोल गोल गोल, ये सब कोशिकाएं हैं बेटा। ये सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बना रही है। तो इनका नाम हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉर्टेक्स, और इसके अंदर भी यहाँ पर कॉर्टेक्स है। फिर एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है, और अंदर वाली जो होती है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये बीच डार्क ग्रीन कलर की, ये एंडोडर्मिस को शो करे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम ये तीसरी ये वाली लाइन जो हो जाएगी, ये एंडोडर्मिस को शो करेगी। अब इसके बाद में पैरासाइक्लिक आती है। इसके बाद की जो लेयर होती है वो पैरासाइक्लिक, ये वाली जो लेयर बनेगी ये पैरासाइक्लिक। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये इस तरह की रचना है ना। ये जो रचना हो जी पैरासाइक्लिक हो गई। इसके बाद में आता है फ्लोएम। अभी हो सकता है आप सोच रहे होंगे कितने कठिन कठिन नाम है, लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये आसान लगने लग जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे फ्लोएम भरा हुआ है, इसमें भी हम देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है फ्लोएम है। इसके बाद में कैम्बियम का निर्माण होता है। अभी बताया ना कैम्बियम क्या काम करती है, पौधे की मोटाई में उसकी वृद्धि करती है ना। फिर उसके बाद में आता है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये बेटा अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल है नहीं, ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इसमें जाइलम प्रेजेंट होता है। जैसे ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, वस्कुलर बंडल होते हैं, इनके बारे में है अभी चैप्टर में। अभी जब मैं समझाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जाइलम को शो कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो इस वाले पोर्शन में कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जाइलम को शो कर रहा है। फिर इसके बाद में मेडुलरी रेस बनती है, और इन रेस पे ये सब व्यवस्थित है ना। अगर ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं, संवहन टिश्यूज जो जिन्हें बोलेंगे, यदि ये एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं ना, तो ये कौन सा हो जाता है, द्विबीजपत्री हो जाता है, डाइकोटिलेडोन्स हो जाता है। यदि ये फैले हुए रहते हैं ना एक तने में कहीं पर भी, तो उसे हम एक बीजपत्री, यानी कि तनों की सेक्शंस देखकर भी हम बता सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। तो यहाँ पर इसके अंदर अब यदि बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर होती है पिथ, और इसमें भी यहाँ पर ये बीच में जो सेंटर पॉइंट आएगा वो पिथ। अगर हम इसको पूरा गोल कर देना यूं करके, ऐसे 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 करके, तो ये आगे का भी इसका नज़ारा हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, इसकी संरचना हम समझ चुके हैं। अब अच्छा, ये संरचना जो समझी है, इसके पहले हमने इसको कैसे बनाया है वो भी बता देते हैं, कैसे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक वो लिया है, सेक्शन कट कर लिया हमने, पानी के अंदर डाल के ब्लेड से, तेज धार वाली से फट 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 काट के उसका सेक्शन ले लिया। उसको हमने फिर पेट्री डिश में रखा है। उसके बाद उसमें सैफरनिन की बूंदी डाली है ना, जो उसको कलर प्रोवाइड करती है। सैफरनिन की बूंद डालने के बाद उसको कुछ समय तक रखेंगे। रखने के बाद उस सेक्शन को हम स्लाइड पे डालेंगे, उस पर थोड़ा सा ग्लिसरीन के 1-2 बूंद डालेंगे और कवर स्लिप से उसको हम कवर कर देंगे। जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे इसकी।
तो हमको क्या दिखते हैं कि बहुत सारी इसमें कोशिकाएं नजर आएंगी, जो अभी अपन ने सब पढ़ी है उस तरह की अलग अलग प्रकार की कई कोशिकाएं इसमें नजर आती है। तो ये जो अभी हमने देखा ना सेक्शन, ऐसा है, ये एक तो तने का सेक्शन काटा जा सकता है और जड़ों का भी हम सेक्शन काट सकते हैं। जो जड़ होती है पौधे की, उसकी भी पतली पतली इस तरह से सेक्शन काट के उसको भी हम देख सकते हैं कि जड़ों के अंदर क्या होता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं सरल स्थायी ऊतक के नीचे। अभी हमने एपिडर्मिस की लेयर देखी थी। एपिडर्मिस की कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक होता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये जीवित होती हैं और ये बंधन मुक्त होती हैं और इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करते। देखो पहले इसको देख लो आप एक बार। ये एपिडर्मिस के नीचे जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब क्या है? सरल ऊतक हैं। सरल ऊतक, इनका नाम पैरेन्काइमा है। अब इन पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, यदि और अच्छे माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इसको जाकर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से इसमें कोशिकाओं में रचना नजर आती है। इनके बीच बीच में थोड़ा सा अंतर कोशिकीय स्थान भी है। ये इस तरह की कोई डम्बल शेप होती है, कोई गोल होती है, कोई चौखुट होती है, अलग अलग तरह की अलग अलग पौधों में होती है। यहाँ पर हम देख लें मोस्टली इस तरह की गोल रचनाएं लिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर इसको एक और देख सकते हैं हम। इसके बारे में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक का यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। एक पैरेन्काइमा है, दूसरा कोलेन्काइमा है। अभी कोलेन्काइमा मतलब क्या हुआ? यदि ये कोशिकाएं ग्रीन कलर की है ना, ये फोटोसिंथेसिस करती है, तो इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कोलेन्काइमा। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी दी है। इसको नीचे करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर भी देखिए इन कोशिकाओं का, अभी हमने तो बाहर का देखा था ना, अब एक एक कोशिका को देख रहे हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया ना चित्र, उसको यदि हम एक एक कोशिकाओं को यदि पास से देखेंगे तो कोशिकाओं का स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा कि इनके बाहर पहले एक जो लेयर होती है वो काफी मोटी होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए केंद्रक को शो कर रखा है और ये जो बीच में खाली स्पेस देख रहे हैं ये क्या है? इनका वैक्यूल है, रसदानी। इसका फूड मटेरियल यहाँ स्टोर करके रखते हैं और इसके चारों ओर सेल वॉल है। आप लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल जब पढ़ा होगा, दोनों में अंतर पढ़ा होगा ना, तब देखा होगा उनमें कोशिका भित्ति होती है। तो ये देखिए ये पूरी एक सेल है, इसकी कोशिका भित्ति है। इस सेल के अंदर यहाँ पर देखिए साइड में होता है ना केंद्रक, ये केंद्रक प्रेजेंट है और इसके अंदर इसकी कितना बड़ा वैक्यूल है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में छोटा सा वैक्यूल होता है, यहाँ देखिए इतना सारा बड़ा वैक्यूल है। तो ये हो गया। इसको और एक बार थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसा होता है। ये सरल स्थायी ऊतक होता है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, जीवित होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित होती है। क्योंकि अभी हमको हार्ड वाली भी पढ़नी है, जो मर जाती हैं, वो भी बहुत पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो रिक्तिकाएं होती है ना, ये वाली, इनमें सब में क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है। और कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? क्लोरेन्काइमा। चूंकि ये हरे कलर के हो जाते हैं, इन्हें हरित ऊतक भी कहा जाता है। अब ये जो पैरेन्काइमा है, ये किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पे ये स्थलीय पौधे, लेकिन यदि जलीय पौधा होता है तो उसमें पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं बन जाती है, जिसके कारण ये जो होते हैं जल में आसानी से फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करिए। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, आपकी क्लास तो अभी छोटी है ना, छोटी सी यदि आप तैयारी करेंगे ना तो आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्लोरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा क्या है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो क्लोरेन्काइमा है, और जो फ्लोटेड पौधे होते हैं, पानी में देखे होंगे ना आपने, कमल को देखा होगा, उसकी पत्तियां क्या पानी में डूबी रहती है? नहीं रहती है ना। एक तो उनके ऊपर मोम की परत होती है और दूसरे अंदर वो खोखली होती है, उसकी कोशिकाएं बड़ी बड़ी, उनमें हवा भरी होती है। उनकी जो कैविटीज होती है ना कोशिका, उनमें हवा भरी होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर रहती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा। पौधे में लचीले गुण के कारण एक स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा के कारण होता है ना। तो इससे क्या होता है? लचीलेपन का गुण भी आता है। तो लचीलेपन का जो गुण है वो किसके द्वारा आता है? कोलेन्काइमा। थोड़ा सा नाम में कंफ्यूज मत होना, यहाँ कोलेन्काइमा है, यहाँ क्लोरेन्काइमा है। क्लोरोफिल से रिलेटेड है,
क्लोरेनकाइमा, है ना, फोटोसिंथेसिस वाला। और यहाँ पर देखिए कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा का क्या काम हो गया है, उसको सॉफ्टनेस देना, लचीलापन देना, कैसे भी बैंड हो जाए वो। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और पौधे को यांत्रिक सहायता भी देता है। तभी तो पौधे कितने मूवमेंट कर लेती है, पत्तियों को हम कैसे भी कर लेते हैं वापिस से सेट हो जाती है वो। इस तरह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में आ जाते हैं। उत्तक की कोशिकाएं यहाँ जीवित, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कुछ कम स्थान भी होता है। एक अन्य प्रकार का जो उत्तक है उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा, है ना। यह उत्तक कठोर और मजबूत होता है। नारियल की जो रेशे है, आपने नारियल को देखा होगा, उसकी जो जटाएं हम बोलते हैं, पहले निकालते हैं ना जटाओं को, तो वो किससे बनी होती है, इन्हीं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है, डेड, उसमें जीवन होता है क्या, नहीं होता है, वो मरे हुए होते हैं ना, सूख जाती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं। इन उत्तकों में जो भित्ति होती है उसमें लिग्निन, अब आप इसको भी याद कर लीजिएगा, है ना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लिग्निन ये क्यों ऐसी होती है, हार्ड क्यों होती है, तो हम बताएंगे लिग्निन के कारण मोटी होती है। भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका भीतर कोई अंतर स्पेस होता ही नहीं है। अभी तक हमने जितनी कोशिकाएं पढ़ी थी उनमें सब में अंतर कोश की स्पेस था, यानी कि जैसे जुड़ रही थी तो वहां पर क्या हो रहा था, छोटा छोटा गैपिंग बन रहा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये उत्तक में संवहन मंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में, बीजों में, फलों में, कठोर छिलकों में, सब जगह पर ये स्थित होती हैं। देखो हम लोगों ने देखा है वस्कुलर बंडल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, फिर तब मैं इसको बताऊंगी, है ना। लेकिन पत्तियों की शिरा, आप लोगों ने पत्ती देखी होगी तो उसकी शिराएं कैसी होती है, हार्ड होती है ना, कठोर होती है थोड़ी सी। फिर हम बीजों को देखें तो बीज भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अब फलों के छिलके, है ना, जैसे हम देखेंगे बादाम, बादाम का छिलका कितना हार्ड होता है। तो ये सब किससे बन रहे हैं, इसी स्क्लेरेनकाइमा से बन रहे हैं। अब यहाँ पर और देखा, देखो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं के आरटीएस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस दोनों को दिखाया गया है। तो यदि हम स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं के देखेंगे तो इस तरह की रचना होगी, डेड है ये, सरल छिद्र होते हैं इसमें, और यहाँ देखेंगे तो संकीर्ण लूमेन भरा हुआ है इसमें, और लिमिट मोटी भित्ति है इसके अंदर, और ल्यूमेन इसको क्या प्रदान कर रहा है, इसको हार्डनेस, इसको कड़क बना रहा है। बाकी हम देखेंगे तो कितना सॉफ्ट होती है ना, पत्तियां वगैरह देखेंगे तो सॉफ्ट पार्ट है, लेकिन जहां पर स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा वो पोर्शन कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अभी हमने कितने प्रकार के सरल उत्तक पढ़ चुके हैं, इनको देखें। सरल स्थायी उत्तक में हमने पढ़े हैं, पहले नंबर पर जो पढ़ा था उसका नाम था पैरेनकाइमा, याद कर लीजिए, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोएनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना। क्लोरेन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो अंतर है, सिर्फ क में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमने 4 इन टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम लेंगे रियो की पत्ती को तोड़ेंगे, इसको दबाव लगाएंगे, या फिर हम इसको, है ना, ब्लेड से भी इस तरह से छिल सकते हैं, तो वो उसकी पत्ती जो होती है ना बिल्कुल पतली सी लेयर अलग हो जाती है। इस पे भी हम सेफ्रेनिन डाल देंगे कुछ बूंद, और फिर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो क्या होगा। कुछ समय बाद इसकी छिलके को स्लाइड पे रखेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर बाहरी परत जो होगी एपिडर्मिस, वो हमें शो होगी। एपिडर्मिस कोशिकाओं की एक परत बनी रहती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों की एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होगी एपिडर्मिस, आप सोचिए। जो शुष्क स्थान है, मरुस्थल है, वहां ये मोटी हो जाती है ताकि ये वहां पे सरवाइव कर सके, इनका एडेप्टेशन है। अगर मोटी नहीं होगी तो नाजुक सा चुनमुन होगा, इवोपरेशन हो जाएगा, पौधा मर जाएगा, है ना। ये उसकी रक्षात्मक कवर करती है ताकि पानी की रक्षा कर सकें। पूरी तरह से पौधे की पूरी तरह से एपिडर्मिस ढकी होती है, पौधे के सभी भागों को रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिकाएं बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बना देती है। अभी कमल का बताया था, कमल की जो पत्तियां होती है उस पर आप हाथ लगाना, इतना चिकना होता है, पानी भी यदि उस पर बूंद डाल देंगे ना तो ऐसे 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 डांस करेगा पानी उसके ऊपर, बड़ा सुंदर लगता है वो। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर मोम की परत बनी हुई है। और इसके अलावा यांत्रिक आघात, परजीवी कवक के प्रवेश से भी पौधों की रक्षा करती हैं। पानी में वो काफी समय तक रहता है लेकिन सड़ता नहीं है, कोई और पत्ती डाल दो आप तो सड़ जाएगी।
तो यहाँ पे क्या होता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बाहर से या कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो मोम की परत होती है उसकी रक्षा करती है, और साथ में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है वो भी उनकी रक्षा करती है, और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान अविच्छिन्न परित को बनाते हैं। ये कैसी होती है, एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती है अपेक्षाकृत चपटी होती है, बाह्य और पार्श्व भित्तियां पाई जाती है। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेदों को देखते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा क्या है। ये दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो रक्षी कोशिकाएं द्वारा घिरी होती हैं। कोशिकाओं से वायुमंडल से गैस एक्सचेंज करती है, साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसके द्वारा कंप्लीट होती है। अब देखिए हम इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है ना। तो ये जो हमने अभी एपिडर्मिस देखा था जो इसके पहले, उसमें इस तरह की ये कोशिकाएं आपको नजर आ रही है और इनमें ये छोटे छोटे स्टोमेटास हैं, है ना। ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं और इनमें ये स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, और इनकी जो सेल होती है इसको हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसका यदि हम और अच्छे से चित्र देख के समझते हैं इसको, देखिए यहाँ पर ये वाली इसकी एपिडर्मिस, बाह्य वाली जो लेयर होती है ना वो एपिडर्मिस होती है, और उसमें इस तरह से छोटे छोटे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये देखिए कितने अच्छे से ये क्या काम करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और O2 गैस को बाहर निकालते हैं। इसके साथ साथ में ये वाष्पोत्सर्जन का काम भी करते हैं, पत्तियों से पानी को बाहर निकालने का काम भी करते हैं। तो यदि एक हम ये लें और इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर हम देखा ये खुला हुआ स्टोमेटा है, ये खुलने बंद करने की क्रिया होती है। तो खुलेगा ना तो इसमें से गैस एक्सचेंज होगा, फिर ये वापस से बंद हो जाएगा। अब ये बंद वाला है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा। ये जो कोशिकाएं होती है ना इसमें ये गार्ड सेल का काम करती है, रक्षा इस पौधे की पूरी पत्तियों की, या तने पे भी रहते जो ग्रीन कलर के होंगे वहां पर, तो ये पौधे की पूरी रक्षा करने का काम करती है कि कितना पानी जाना है, कितना गैस एक्सचेंज होना है, कब खुलना है, कब बंद होना है। तो इनका स्ट्रक्चर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस होता है, साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर ये देखो इसमें भी क्या आ गया, वैक्यूल रिक्टिका होती है, और इसे हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। और इसके बाहर चारों तरफ क्या है, ये इसकी सेल वाल या कोशिका भित्ति है। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती हैं जब इनमें पानी मिल जाता है तो फूल जाती है और बंद हो जाती है, और फिर ये जब इनको जरूरत होती है तो वापस से ओपन हो जाती है। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में स्टोमेटा के बाद में आ जाते हैं कि जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है। अभी हमने तने का पढ़ लिया ऊपर का, अब हमको जड़ों का भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है वो सोखने का काम करती है। इनमें बाल जैसे प्रवर्ध निकले होते हैं और जड़ों की अवशोषण सतह को बढ़ाती है। अब देखो जड़ का क्या काम है, ऊपर तो खाना बन गया है लेकिन पानी कौन देगा, तो पानी लेने का काम और न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब लेने का काम करती है जड़ें। तो ये जो जड़ें इनको लेगी, तो लेने के काम कौन कर रहा है, यहाँ की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है उनमें छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे, फिर वहां से छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं निकली होती है, तो वो अवशोषण सतह को बढ़ाती है और उस पानी और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेती है और फिर पानी को ऊपर पहुंचाने का काम भी करती है। तो मरुस्थलीय पौधों को देखेंगे तो बाहरी सतह पर एपिडर्मिस पर क्यूटीन, एक जल अवरोध रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। अब ये क्यूटीन क्यों होता है, अब यहाँ पर भी आपको याद करना है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसकी एपिडर्मिस में क्या होता है, उनमें क्यूटीन प्रेजेंट होता है। क्यूटीन से क्या होता है कि उसका जो है इवोपरेशन कम होगा, उसको हार्डनेस मिलेगी, ताकि वो वहाँ पे तो क्या हवा भी उड़ती रहती है, मरुस्थलीय एरिया में धूल भी उड़ती रहती है ना, वो आती है रेतियां उड़ उड़ के, तो उन सब से उस पौधों की रक्षा करती है। अब जैसे जैसे पौधों की आयु बढ़ती जाएगी सूक्ष्मात्मक ऊतकों में परिवर्तन होता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटा सा पौधा है, यदि हम किसी पीपल, आम, किसी का भी देखेंगे तो वो कितना सॉफ्ट होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो कितना हार्ड हो जाता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। तो क्यों होता है ऐसा, तो उसमें जो ऊतक होते हैं, ये सब ऊतक जो प्रेजेंट है उनमें चेंज होता है। द्वितीयक विभाजित की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है वो कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इनसे छालों की कोशिकाएं डेड हो जाती है, यानी कि जो हम
पेड़ को देखते हैं ना, जो उसका तना होता है उस पर जो छाल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, मरी हुई होती है। ये बिना अंतकोश की स्थान के व्यवस्थित होती है और इनमें सुबेरिन होता है। अब फिर आपको यहाँ पर याद करना है कि सुबेरिन कहाँ है, कार्क जो बाहर बन गई है ना छालें, उनके अंदर एक जो भुत्ती है उसके अंदर सुबेरिन भरा होता है, इस वजह से वो हार्ड हो जाती है और इनसे ना तो हवा निकल पाएगी ना पानी, इनके लिए ये अभेद्य हो जाएगा। ये छाल की कोशिकाएं या फटी हुई एपिडर्मिस को यहाँ पर शो किया गया है। ठीक, तो ये जो इतना हमने पढ़ा है ना अभी तक, ये किसमें है, ये सब सरल स्थायी ऊतक है। अब सरल स्थायी ऊतक एक हो गया, अब दूसरा हम जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जो बार बार आ रहा है लेकिन हम वहां नहीं समझ पा रहे, यहाँ हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक को हम देखेंगे, जो एक ही तरह से दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। ये जटिल ऊतक भी कहलाते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। ये किसके एग्जाम्पल है, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये दोनों जो होते हैं वस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं, संवहन टिश्यू। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो आप इनको अच्छे से ये समझ लीजिएगा। ये मिलकर संवहन बंडल या वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जो स्थलीय वातावरण में रहने के लिए इन्हें अनुकूलित बनाते हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। अभी तक हमने वस्कुलर बंडल 2 देख लिए, एक जाइलम देखा है, दूसरा फ्लोएम देखा है। और यही है दोनों चीज हम लोग यदि क्लासिफाइड भी करते हैं ना, तो जो सबसे कम विकसित पौधा से लेके यदि हम ऊपर तक आते हैं उच्च विकसित पौधे यानी आवृत्तिबीजी कुल में, तो आप देखेंगे कि जो टेरिडोफाइटा आता है उसके बाद से उस ब्रायोफाइटा तक तो कुछ भी नहीं होता है। टेरिडोफाइटा के बाद संवहन बंडल बनने लगते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड होते हैं वो ये होते हैं, तो इसी आधार पर क्लासिफाइड किया है उनको। और ये क्या है, जो एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी है ना, उनको ये ऐसा अनुकूलन प्रदान करते हैं कि ये इस एटमॉस्फेयर में काफी अच्छे से फले फूले और बड़े हों, क्योंकि ये सब काम करते हैं, वही काम हमको पढ़ना है। तो क्या काम करते हैं, चलो वो देखते हैं हम। पहला है जाइलम ट्रैकिट यानी कि वाहिनिकाएज, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो जो एक हम जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 4 प्रकार की कोशिकाएं हो चुकी है इसमें। फर्स्ट का नाम है ट्रैकिट, आप मेरे साथ बोलिएगा तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, ट्रैकिट वाहिनियां। दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। इस प्रकार से ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इनमें ट्रैकिट्स यानी कि वाहिकाएं और वाहिका की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इनमें कोशिकाएं डेड होती है। ट्रैकिट की वाहिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, नलिकाकार, जैसे पाइप हो, ट्यूब हो, अंदर से इस तरह की ये बनी हुई होती है, पानी बहता है इनमें। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन ग्रहण करता है, जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का काम करते हैं। अब देखिए ये वाली जो वाहिनिकाएं कैसी है, मैंने बताया ना कि ट्यूब जैसी हैं। अब ये क्या काम करती हैं, तो ज से आप जड़ याद रखिएगा, जड़ से जाइलम याद रखिएगा और जल को याद रखिएगा, है ना। तो जो जड़ है उसमें जो जाइलम की वाहिकाएं होती है वह जल को किसके न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर उपस्थित पोषक पदार्थ है उनके साथ में ऊपर पानी को खींचती है और बिल्कुल टॉप पे पहुंचा देती है। ये इन्हीं ट्रैकिट्स का काम है, इन्हीं वाहिकाओं का काम है कि नीचे से कितना प्रेशर लगता है जब नीचे से ऊपर पानी जाता है तब, है ना, तो ये इतना बड़ा काम कर लेती है, ऊपर की ओर पानी को पहुंचा देती है। अब इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, खाना स्टोर करके रखता है। और फाइबर्स जो होते हैं वो पौधे को सहारा देने का काम करते हैं, भाई खड़ा भी तो रहना उसको। अब ये तो हो गया हमारा जाइलम।
अब हम देखेंगे फ्लोएम। अब फ्लोएम की जैसे फ लिखा है ना, तो प से याद रखिएगा कि जो पत्तियां होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, तीनों वर्ड एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर फ्लोएम काम करेगा। 5 प्रकार के अवयव से बना है। चालनी कोशिकाएं, यानी कि यहाँ पर एक और नाम है सीयूट्यूब्स, चालनी नलिका। साथ ही हेल्प करती हैं ये इनको कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पे साथी कोशिकाएं लिखा है ना। फिर पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे से कुछ नाम तो एक जैसे इसमें, जैसे वहां जाइलम रेशे थे, जाइलम फाइबर थे, ऐसे यहाँ पे फ्लोएम फाइबर है। वहां पे भी जाइलम पैरेन्काइमा था, तो यहाँ पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना। फिर साथी कोशिकाएं और चालनी, इसमें सिर्फ ये 2 नाम थोड़े से डिफरेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देखिए, चालनी कोशिकाएं हैं और चालनी नलिकाएं हैं। ये कैसी होती है? छिद्रित भित्ति वाली होती है, नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों में, जहाँ पे जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, पत्तियों ने खाना बना लिया, अब उनको पूरे पौधे में सप्लाई करना है ना, तभी तो पौधा जीवित रहेगा। तो ये काम कौन करता है? ये फ्लोएम की जो नलिकाएं हैं, जो अभी हमने पढ़ी ना, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, और इनको ये साथ में देती हैं ये साथी कोशिकाएं, ये सब मिलकर फूड को, जो भोज्य पदार्थ है, उसको पूरे पौधे में सप्लाई करने का काम करती हैं। इसके साथ में जो रेशियो होते हैं, फ्लोएम रेशियो को छोड़ के फ्लोएम की कोशिकाएं सभी जीवित होती हैं, और ये भी सहारा देने का काम करेगा। अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो जटिल ऊतकों में यहाँ पे देखिए, ये जाइलम के बारे में दिखाया हुआ है। ये जाइलम की ट्रैकेट्स होती हैं, इनमें छोटे छोटे से यहाँ पर छेद भी नजर आ रहे हैं। ये वाहिकाएं दिख रही हैं, है ना। इसके अंदर वाटर सप्लाई होगा। फिर ये जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं, जिसमें यहाँ केंद्रक भी दिखाई दे रहा है, और इसके बीच में क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा है। अब यदि हम फ्लोएम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक जो पौधा होता है उसमें फ्लोएम भरा होता है। अभी अपन ने जब गोल सेक्शन देखा था, तो देखा था ना कैसे चारों तरफ फ्लोएम है, जाइलम है, चारों तरफ देखे थे ना दोनों, क्योंकि सप्लाई फुल टाइम चलेगा इसमें पौधे में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको देखेंगे, तो ये कौन सी चालनी प्लेट्स हैं, चालनी कोशिकाएं से, है ना, चालनी नलिकाओं को दिखाया है। फिर यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं। ये वाली जो कोशिका आपको नजर आ रही है, साथी की कोशिकाएं जो इनको हेल्प करती है ना, और यहाँ पे ये इसमें सप्लाई होता रहता है। तो ये फ्लोएम का सेक्शन है। आपको एग्जाम में लिखने को भी आ सकता है कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जटिल ऊतकों को समझाइए, या दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो आप ये पॉइंट्स बना बना के अंतर लिख सकते हैं। सरल ऊतक के बारे में पूछेंगे तो हमको वो सारे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उनके बारे में डिटेल देना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है आज यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू, उसको हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोगों को यदि ये मेरा चैप्टर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।